ये पार्ट पिछले कुछ पार्ट से थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड्स ऐड किए हैं। वैसे अगर इसके पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, पहले वहाँ से जाकर उन्हें देख लीजिएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यांग काई जब सुबह कल्टीवेशन कर रहा था तभी उसे एक आवाज आती है। आवाज का पीछा करने के बाद वो एक गुफा के बाहर पहुंचता है जहां एक स्पाइडर मॉन्स्टर ने उस शिकारी को पूरी तरह से अपने स्पाइडर वेब से पकड़ा हुआ था। यहाँ यांग काई आकर उसे बचा लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि शिकारी के बेटे को वो स्पाइडर मॉन्स्टर गुफा में ले गया है। ये जानने के बाद यांग काई सीधा गुफा के अंदर जाता है जहाँ वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर को हराकर शिकारी के बेटे को भी बचाकर बाहर ले आया था। साथ ही थोड़ा बहुत मेडिसिन की नॉलेज होने की वजह से उसने उस लड़के की बॉडी से पॉइजन का खतरा भी दूर कर दिया था। वैसे इस गुफा में उस स्पाइडर मॉन्स्टर के रहने की वजह से एक पॉइजन ऑरा फैला हुआ था, जिस कारण से जो 3 लीफ सोल फ्लावर यांग काई को चाहिए था वो भी उसे यहाँ इस गुफा में मिल गया। इस चीज से यांग काई बहुत खुश था। वो रात शिकारी और उसके बेटे के साथ वहीं गुफा के बाहर बिताता है और अगले दिन सुबह वापस अपने लिंगजियाओ पवेलियन में लौट आता है। घर लौटकर वो देखता है कि कुछ लोग अभी उसके घर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब इस पार्ट की शुरुआत इस सीन के कुछ मिनट्स पहले से होती है। हम देखते हैं कि असल में यहाँ यांग काई के घर को जो जलाने के लिए आए थे वो असल में और कोई नहीं बल्कि सूमो और उसके कुछ दोस्त थे। वैसे तो वो यहाँ यांग काई से बदला लेने के लिए आए हैं क्योंकि यांग काई ने सूमो की मार्केट में बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब सूमो अपने साथी से यांग काई को घर के बाहर बुलाने को कहता है तो उन्हें पता चलता है कि यांग काई तो वहाँ है ही नहीं। इतने में ही एक दूसरा साथी सूमो को बताता है कि यांग काई कुछ दिनों से लिंगजियाओ पवेलियन में नहीं देखा गया, साथ ही वो काम के लिए भी नहीं आ रहा, शायद वो डरकर भाग गया। इस चीज से सूमो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे यांग काई से बदला लेना था। वो कहता है कि वो चला गया तो क्या हुआ, हम उसके इस बेकार से घर को जला देंगे। वैसे भी ये लिंगजियाओ पवेलियन की प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ये गरीबों ने खुद बनाया है, इसलिए अगर हम इसे जला भी दे तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। इतना कहते हुए उसने मशाल तैयार कर ली थी और अब वो घर में सीधा आग लगाने वाला था। लेकिन इतने में ही पीछे से यांग काई आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर सूमो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं यांग काई का घर जला रहा हूँ। हालांकि अगले ही पल वो साइड में यांग काई को देखता है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम गए कहाँ थे, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। यांग काई उससे पूछता है कि तुम मेरे घर को क्यों जला रहे हो, जिस पर सूमो कहता है कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी और इस चीज की मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। इस पर यांग काई कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना है तो मुझे फाइट के लिए चैलेंज करते, मेरा घर जलाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर सूमो कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही यांग काई ने पहले तो वहाँ उसकी मशाल को दूर बाल्टी में फेंक दिया था और इसके बाद उसका हाथ उठाते हुए बोलने लगा था कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे ये सामान अंदर रख कर आने दो। इतना कहते हुए यांग काई वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि यहाँ सूमो के दोस्त उसे भड़काने लगते हैं और कहते हैं कि ये आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको आज इसे अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि अगली बार से ये ऐसा करने की हिम्मत भी ना करे। जिस पर सूमो कहता है कि बिल्कुल, लेकिन मैं इसे एक मौका जरूर दूंगा। अब तभी यांग काई वहाँ से वापस बाहर की तरफ आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, जिस पर सूमो कहने लगता है कि मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पर यांग काई कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जो सुनकर सूमो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। इस पर यांग काई कहता है कि जरूर, आप ऐसा अपनी पावर की वजह से कर रहे हो, जरूर आपकी कोई बड़ी पोजीशन होगी। जिस पर सूमो कहने लगता है कि बिल्कुल, मेरी बड़ी सिस्टर लिंगजियाओ पवेलियन की कोर डिसाइपल है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इस चीज की सजा मिल सकती है। जो सुनकर यांग काई कहने लगता है कि अरे, मुझे लगा कि आपकी किसी बड़े एल्डर से पहचान होगी क्योंकि तुम्हारी बड़ी सिस्टर एक कोर डिसाइपल है, वो बड़े एल्डर्स के सामने कुछ नहीं कह सकती। और वैसे भी अगर नॉर्मली मैं एल्डर होता और मुझे इस सारे सिचुएशन के बारे में पता चलता कि तुमने एक डिसाइपल को पीटा और साथ ही उसके घर को जलाने की कोशिश की तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ महीनों के लिए जेल में भी डाल सकता था। ये सुनकर सूमो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वैसे तो अभी सूमो के दोस्त उसे अब भी भड़का रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बस आपको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यांग काई की बात सूमो को सही लगती है। खैर, अभी भी एक रास्ता था यांग काई को सबक सिखाने का, वो था एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को चैलेंज कर अगर उसे बुरी तरह से पीट भी देता है तो ये नियम के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब यांग काई डायरेक्टली चैलेंज करते हुए सूमो से फाइट कर सकता है। पर ये सुनकर यांग काई बोलने लगता है कि आप तो शायद 9th लेवल पर हो
और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे चैलेंज करोगे, क्योंकि मेरे बारे में तो सब जानते हैं। ये बात भी सुमो को सही लगती है, और वैसे भी वो 9th लेवल पर होकर एक 3rd लेवल वाले डिसाइपल को पीटकर खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसी वजह से वो अपने साथियों से कहता है कि क्या कोई यहाँ है जो कि यांग काय के लगभग बराबर की लेवल पर हो और यांग काय को एक अच्छा लेसन सिखाना चाहता हो। ये सुनते हुए जाओ यू नाम का एक डिसाइपल आगे आ चुका था, जो कि 5th लेवल पर है। वो यहाँ यांग काय को चैलेंज करता है, जिसे यांग काय ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि ऑफिशियल्स के हिसाब से यांग काय की रैंक और लेवल अभी सिर्फ 3rd लेवल तक का ही रजिस्टर है। इसी वजह से उसे लिंगजियाओ पवेलियन में रहने की परमिशन मिल गई थी, और यांग काय ने तभी अपना नाम रजिस्टर करवाया था जब वो लेवल 3 पर था। इस वजह से किसी को उसके करंट लेवल के बारे में नहीं पता। ये नहीं जानते हुए जायू यांग काय से कहता है कि तुम जूनियर हो और साथ ही कम लेवल पर भी हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 अटैक्स करने का मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जगह से हिला देते हो तो तुम जीत जाओगे, और फिर मैं और ब्रदर सुमो यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर यांग काय कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहते हुए यांग काय थोड़ा स्ट्रेचिंग कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो पहले 2 पंच मारता है और फिर एक किक, और उसके इतने ही अटैक में यहाँ जायू पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो लड़की जो कि अभी दूर से फिर से पेड़ पर बैठकर उनकी फाइट देख रही थी, वो भी हैरानी से वहाँ पेड़ के ऊपर से नीचे गिर पड़ती है। वैसे इस लड़की का नाम जिया निंग चांग है, लेकिन हम इसे इसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जिया शन कहकर बुलाएंगे। अभी जिया शन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि यांग काय 3rd लेवल के हिसाब से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है और उसके अटैक भी पावरफुल थे। वैसे यांग काय ने वहाँ जाओयू को हरा दिया था। इस वजह से जाओयू के कहने के मुताबिक अब सुमो को यहाँ से जाना होगा। इसलिए वो यांग काय से कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। वैसे इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। इसलिए यांग काय भी वापस अपने घर में लौटने लगता है। हालांकि हम देखते हैं कि अभी जिया शन यहाँ यांग काय की प्रोग्रेस से कुछ ज्यादा ही हैरान थे। इस वजह से वो फैसला करती है कि वो यांग काय पर नजर रखेगी। वो यहाँ यांग काय के घर के पास आती है, लेकिन तभी उसे यांग काय की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद यांग काय किसी खतरे में है, इसलिए वो इस आवाज का पीछा करती है। लेकिन वहाँ यांग काय अभी असल में नदी में नहा रहा था और उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस कारण जिया शन वहाँ पहुंचकर यांग काय को अचानक देखती है तो वो शर्माकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। वैसे यांग काय ने अभी जिया शन को नहीं देखा था। जिया शन को गुस्सा आ रहा था और वो कह रही थी कि ये कैसा लड़का है जो दोपहर में इस तरह से बिना कपड़े के यहाँ नदी में नहा रहा है। उसी दौरान ही जिया शन का पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जो सुनकर यांग काय का ध्यान भी दूसरी तरफ आ गया था। पर इससे पहले कि यांग काय उसे देखे, जिया शन वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से यांग काय जब वापस अपने कपड़े पहनने के लिए आता है तो वहाँ उसे कोई नहीं देखता। वैसे अब यांग काय कपड़े पहनकर सीधा मिस्टर मेंग के पास कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंच चुका था, जहां वो मेडिसिन से भरे उस बैग को आकर टेबल पर जोर से पटक देता है। मिस्टर मेंग जाकर यांग काय पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम हर बार आकर मुझे क्यों डराते हो। यहाँ जितनी भी ये धूल तुमने फैलाई है, इसे बाद में तुम ही साफ कर जाओगे। वैसे इसके बाद वो पूछते हैं कि वो यहाँ आया क्यों है, जिस पर यांग काय उन्हें वो मेडिसिन दिखाता है। उन्हें देखकर मिस्टर मेंग हैरान थे। वो सोचते हैं कि यांग काय इतनी सारी मेडिसिन कैसे ले आया। अभी यांग काय सच में कुछ ज्यादा ही मेडिसिन लाया था और इतने के पैसे मिस्टर मेंग नहीं दे सकते। इस वजह से वो कहने लगते हैं कि ये बहुत लो ग्रेड मेडिसिन है, इस वजह से तुम इतनी सारी मेडिसिन ढूंढ पाए। इसके बदले मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी 2 मेडिसिन के बदले मैं तुम्हें एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने की कोशिश करूंगा। यहाँ यांग काय लगभग 28 से 30 मेडिसिन लेकर आया था, इसलिए राउंड फिगर करते हुए वैसे तो पहले मिस्टर मेंग उसे 15 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे रहे थे, लेकिन बाद में वो 16 पॉइंट्स पर मान जाते हैं। अभी यांग काय को लग रहा था कि ये पॉइंट्स तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। हालांकि बाद में वो अपने पास से एक दूसरी मेडिसिन निकालता है जो कि उसे उस गुफा में मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि ये किस तरह की है, क्योंकि उस किताब में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। जब वो मिस्टर मेंग को इसे दिखाता है तो मिस्टर मेंग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेडिसिन तुम्हें कहाँ से मिली। यांग काय बताता है कि उसे ये एक गुफा से मिली थी जहाँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर रहता था,
ये सुनकर मिस्टर मेंग हैरान थे। वो बताते हैं कि तुम जानते भी हो कि ये मेडिसिन क्या है, लेकिन इतना कहने के बाद अचानक ही वो कहने लगे थे कि ये बहुत ही लो ग्रेड मेडिसिन है। इसके बदले मैं तुम्हें 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी दूं तो भी बहुत ज्यादा होंगे। ये सुनकर यांग काई कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ना देकर उनके बदले मुझे डेडवुड ग्रास दे दीजिए और 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले मुझे 2 डेडवुड ग्रास मिलनी चाहिए। इस पर मिस्टर मेंग कहते हैं कि अरे तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उनके कहने का मतलब था कि जिस भाव में वो चीज खरीदते हैं उस भाव में वो बेच नहीं सकते। जो सुनकर यांग काई कहने लगता है कि फिर तो आप फ्रॉड कर रहे हो, पर मिस्टर मेंग उसे समझाते हैं कि नहीं, यही सेक्टर रूल है और वैसे भी इन्हीं चीजों से सेक का थोड़ा बहुत फायदा होता है। अगर वो तुम्हें सेम कीमत पर चीजें देने लगे तो 3000 डिसाइबल को कैसे संभालेंगे। लेकिन इतना कहने के बाद अपने आप को एक शुद्ध गरीब साबित कर मिस्टर मेंग थोड़ा बहुत डेडवुड ग्रास यहाँ यांग काई को देने के लिए मान जाते हैं। यांग काई को वहाँ जंगल में बहुत कम डेडवुड ग्रास मिली थी, जबकि उसके पास वो 3 लीफ सोलफ्लावर थोड़े से ज्यादा है। इसलिए अगर उसके पास ग्रास भी ज्यादा हुई तो वो ज्यादा देर कल्टीवेशन कर पाएगा। यहाँ मिस्टर मेंग उसे थोड़ी सी डेडवुड ग्रास देने के लिए मान जाते हैं और एक बैग निकालकर उसके सामने लाते हैं। यांग काई ने यहाँ तुरंत ही वो बैग उठा लिया था। साथ ही वो कहता है कि यहाँ जितनी भी धूल है अब वो आप खुद समेट लेना। इतना कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ बाहर अभी जियाशिन भी इधर ही आ रही थी। वो यांग काई को भागता हुआ देखती है और अपना मुंह छुपा लेती है क्योंकि उसे अभी भी थोड़ी शर्म आ रही थी। तभी मिस्टर मेंग वहाँ भागते हुए आते हैं और जियाशिन को देखते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं मास्टर, असल में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुनकर मिस्टर मेंग बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसी तरह से मेहनत करो, फिर शायद हमारी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, जिस पर जियाशिन उनसे कह रही थी कि आप इतना काम मत करा कीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ अब ठीक नहीं है और साथ ही आपकी एज भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ यांग काई के पास आता है, जो कि अपने घर वापस लौट आया था। यहाँ वो उस एल्केमी पॉट के अंदर दोनों की मेडिसिन को डालकर उन्हें बर्न करना शुरू करता है, जिसके बाद उनसे धुआं निकलना शुरू हो गया था। यांग काई को पहले लग रहा था कि शायद उसे एल्केमी के थ्रू इनसे कोई पिल या एलिक्सर बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में तो वो जो उस एल्केमी पॉट से धुआं निकल रहा है वही मेन चीज है जो कि यांग काई की कल्टीवेशन में उसकी मदद कर सकती है। यहाँ जैसे ही वो धुआं निकलना शुरू होता है तो यांग काई अचानक ही जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो चुका था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। उसे पहले ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो अपनी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये धुआं उसकी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस गैस फैला रहा है। वो गैस उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रही बल्कि उन वेन्स पर प्रेशर डाल रही है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज होती है। अभी बॉडी पेन होने का रीजन बस यही था कि नॉर्मल कल्टीवेशन स्लो होती है, लेकिन यहाँ जो धुआं अभी उसकी बॉडी में जा रहा है ये बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे ग्लो करने लग जाती है। साथ ही जैसे ही उसकी जो वेन्स के ब्लॉकेज थे वो ओपन होना शुरू होते हैं तो अचानक यांग काई को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। पर इतने में ही वहाँ वो दोनों ही मेडिसिन चलकर खत्म हो चुकी थी। यांग काई सोचता है कि इतनी सारी मेडिसिन इतनी जल्दी चल गई और मेरे पास तो इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी नहीं कि मैं और ज्यादा मेडिसिन खरीद पाऊँ। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी सीन चेंज होकर यहाँ एक जंगल पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि अभी सुमो और यूनर दोनों आमने सामने थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन इतने में ही सुमो की आँख खुल जाती है। यहाँ अभी उसने जिसे पकड़ रखा था इस लड़की का नाम युनतियान है और ये सुमो का ही साथी है। वैसे अभी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब सुमो का सपना टूटता है तो वो अचानक युनतियान को अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है और उसे दूर हटाता है। अभी यूनर के सपने की वजह से यहाँ सुमो को यांग काई की हुई डिसरिस्पेक्ट याद आ चुकी थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो 4 दिन तक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को हर 5 दिन में चैलेंज कर सकता है। इसके बीच कोई डिसाइपल आपस में फाइट नहीं कर सकता। इतने में युनतियान आगे आते हुए कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और ये आइडिया उसने सुमो को भी बता दिया था, जो कि सुमो को बहुत पसंद आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग काई जब वहाँ
सेट में झाड़ू लगा रहा था। तभी युनतियान उसके पास आता है। युनतियान कहता है कि सीनियर, मैंने आपको लड़ते हुए देखा। वो सिर्फ यहाँ यांगकाई को सीनियर इस वजह से कह रहा है जिससे कि यांगकाई चने की झाड़ पर चढ़ जाए। वो बोलता है कि मैंने आपको उस दिन ज़ाओ यू से लड़ते हुए देखा। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी सिखाओ जिससे कि मैं सूमो से खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये चीज यांगकाई को समझ नहीं आती। वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है, जिस पर युनतियान कहता है कि सूमो मुझे भी परेशान करता है, बिल्कुल आपकी तरह। इस पर यांगकाई कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद यांगकाई सूमो को 2-3 गालियाँ देता है। यांगकाई ऐसा जानबूझकर कर रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि सूमो ने ही इस लड़के को यहाँ भेजा है। अभी वो गालियाँ सुनकर सूमो, जो कि कुछ दूर से ये सब देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अभी आगे बढ़कर यांगकाई पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। वैसे इस तरफ जब यांगकाई युनतियान की प्रॉब्लम सुनता है तो कहता है कि हमें अभी जाकर टीचर से कंप्लेन करनी चाहिए, जिस पर युनतियान कहता है कि नहीं, इस तरह से तो वो मुझे और पीटेंगे, मुझे आप बस लड़ना सिखा दीजिए। यांगकाई कहता है कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा तो दूं, पर इससे मेरा क्या फायदा। जो सुनकर युनतियान उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का लालच देता है। यांगकाई कहता है कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन कहीं पीटने के बाद तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने से मना ना कर दो। ये सुनकर युनतियान पहले ही उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने का वादा करने लगा था, पर यांगकाई तो उससे थोड़ी सी मेडिसिन मंगवा लेता है। साथ ही बाद में जब वो मेडिसिन ले आता है तो यांगकाई उससे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा लेवल पर हो, फिर तुम मुझसे क्यों सीखना चाहते हो। इस चीज पर युनतियान कहता है कि कुछ महीने पहले मुझे चोट लगी थी, जिस वजह से मेरी पावर मेरी करंट लेवल से बहुत कम हो गई, इसलिए मैं चाहकर भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सूमो ने मुझे ज़ाओ यू से तक पिटवाया था, इसी वजह से मैं आपके पास आया। यांगकाई कहता है कि ठीक है। अभी यांगकाई मन में सोच रहा था कि कमाल है, ये लोग मुझे खुद को पीटने के बदले में पैसे दे रहे हैं। यांगकाई अभी सब असलियत जानता था। वैसे युनतियान अब सारी मेडिसिन ले आया था, इस वजह से यांगकाई उन मेडिसिन को साइड रखते हुए युनतियान से हमला करने का कहता है। युनतियान यहाँ हमला करने लगता है, लेकिन उसके हमलों का यांगकाई पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि यांगकाई की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन ये जानने के बाद युनतियान अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ गोल गोल घूमते हुए यांगकाई के आसपास चक्कर लगाने लगता है। वो यांगकाई को पीटना चाहता था, लेकिन यांगकाई कुछ ही देर तक बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि युनतियान के इस तरह से घूमने की वजह से वहाँ आसपास की सारी धूल एक साइड होते जा रही थी। इसका मतलब युनतियान बस उसका काम आसान कर रहा है। यांगकाई कुछ देर तक नहीं हिला था, इस वजह से युनतियान उस पर हमला करता है और कुछ हमले करने के बाद वापस पीछे आकर रुक जाता है। युनतियान देखता है कि उसके हाथ लाल हो चुके हैं, लेकिन यांगकाई अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। यांगकाई वहाँ सोच रहा था कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही हार्ड हो चुकी है। यांगकाई को अभी थोड़ा सा डाउट था कि इस अटैक से उसे थोड़ा बहुत डैमेज होगा, लेकिन उसे हल्की सी भी खरोच नहीं आई थी। वैसे अब यांगकाई की बारी थी हमला करने की। यांगकाई तुरंत ही वहाँ बहुत ही स्पीड से युनतियान के पीछे आ जाता है, जो देखकर युनतियान अपनी जगह से हिल चुका था। लेकिन यांगकाई वापस उसके पास आकर हमला करने लगता है। यांगकाई ने यहाँ युनतियान को नीचे गिरा दिया था और एक के बाद एक उसके चेहरे पर पंच करने लगा था। युनतियान कहना चाहता था कि अब बस, लेकिन उसे ऐसा करने में थोड़ी सी देर लग जाती है, जिस बीच उसकी अच्छी खासी पिटाई होती है। उसका ऐसा कहते ही यांगकाई रुक चुका था। यांगकाई कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी सारी मेडिसिन दी। अगर तुम्हें फिर से ट्रेनिंग करनी हो तो मुझे जरूर बताना। अभी दूसरी तरफ वहाँ सूमो, जो कि ये सब देख रहा था, वो बहुत ज्यादा हैरान था। वो अपने साथी से पूछता है कि युनतियान किस लेवल पर था, जिस पर उसका साथी बताता है कि युनतियान बॉडी टेम्पर्ड के 7th लेवल पर था। जो सुनकर सूमो हैरान हो जाता है। तभी यांगकाई वहाँ पीछे से आकर उसके गुद्दे पर हाथ रखता है। सूमो अभी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। यांगकाई कहता है कि अगली बार से अगर तुम किसी को मुझसे लड़ने के लिए भेजो तो पहले मुझे बता देना। जिस पर सूमो कहता है कि तुम्हें ये चीज कैसे पता कि वो मेरा आदमी है। यांगकाई कहता है कि मैंने कल उसे तुम्हारे साथ देखा था, अगर तुम भी बादाम खाते तो तुम ऐसी गलती ना करते। इतना कहकर यांगकाई वहाँ से चला जाता है। सूमो को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे अब रात के समय यांगकाई युनतियान की दी हुई उन सभी मेडिसिन को अपने अल्केमी पॉट में डालकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उस दौरान वो अपने वाइटैलिटी पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि इससे उसकी कल्टीवेशन की स्पीड थोड़ी और इंक्रीज हो सकती है। वैसे वो नोटिस करता है कि उसकी जो पावर है वो बॉडी टेम्पर्ड के 6 लेवल से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक उसने 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं किया।
ये चीज उसे समझ नहीं आ रही थी, पर उस धुएं में उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाने की वजह से जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तभी अचानक उसकी बॉडी से एनर्जी फ्लो रिलीज होता है और यांकाई को पता चलता है कि वो 7th लेवल पर पहुंच चुका है। ये देखकर यांकाई और ज्यादा खुश था। वो सोचता है कि शायद ऐसा युनतियान के साथ फाइट करने की वजह से हुआ। वो समझ गया था कि अगर वो और ज्यादा डिसाइपल्स के साथ फाइट करेगा तो इससे उसके कल्टीवेशन में भी मदद मिलेगी। दूसरी तरफ वहाँ बाहर अभी सुमो अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ यहाँ आया हुआ था। वो अभी यांकाई पर नजर रख रहा है क्योंकि उसने सोचा कि वो रात के समय अगर यांकाई पर हमला कर उसे पीट दे तो इस चीज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अभी उसके साथ यहाँ युनतियान भी था जो कि यांकाई के साथ लड़ चुका है, इसलिए उसे ये चीज एक बेवकूफी लग रही थी। लेकिन जब सुमो उन्हें ऑर्डर देता है तो सभी को ये बात माननी पड़ती है। वो यहाँ आगे बढ़कर यांकाई के घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक ही वो गिर पड़ते हैं। युनतियान ये देखता है और समझ जाता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जब उसे भेजा जाता है तो वो भी सेम ऐसा ही करता है। वहाँ सुमो ये चीज जानता था कि उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा ड्रामेबाज है। इस वजह से वो उनके पास आकर कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं, और इतना कहकर वो उनके ऊपर पैर रखने वाला था, जिससे वो वहाँ से डरकर हट जाते हैं। सुमो कहता है कि तुम मुझे ये एक्टिंग कर मत दिखाओ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। उन लोगों से इतना कहकर सुमो खुद आगे जाने लगा था, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास आता है तो उन मेडिसिन का धुआं यहाँ उसे भी नीचे गिरा देता है। वो सच में नीचे गिरा था, लेकिन उसके साथियों को लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहा है। जब वो पास आते हैं तो वो देखते हैं कि सुमो की आंखें लाल हैं। वो सुमो से कहते हैं कि उसे क्या हुआ, जिस पर सुमो बताता है कि यहाँ पॉइजन है। जब बाकी उसके साथी गेट थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं तो वो धुआं उन्हें भी अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो आपस में ही लड़ने लगे थे। ये चीज उन्हें भी समझ नहीं आती, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से लड़ते हुए भागते हैं। इधर यांकाई जो कि अभी कल्टीवेशन कर रहा था, उसने भी इनकी आवाज सुन ली थी। वो सोचता है कि ये धुआं ये लोग सहन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे अपनी कल्टीवेशन थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो किसी को भी मेरे सीक्रेट के बारे में पता लग सकता है। वैसे अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यांकाई यहाँ फिर से अपने काम के लिए आया हुआ था। उसे फिर से उसी जगह पर झाड़ू लगानी थी जहाँ उसकी फाइट युनतियान से हुई थी। ये 4 दिन बाद का सीन था। इस वजह से यांकाई जब सामने डिसाइपल्स को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि उसे इन्हें चैलेंज करना चाहिए। वैसे ये सारे डिसाइपल असल में सुमो के साथी हैं, इसलिए ये खुद ही यांकाई के पास आ गए थे। ये भी जानते हैं कि इनमें से कोई यांकाई को चैलेंज कर सकता है। यांकाई सोचता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है और वैसे भी ये इतने ताकतवर नहीं लगते, और यांकाई ये बात जानता है कि वो जिस लेवल पर है उस लेवल से ज्यादा की कल्टीवेशन वो ऑलरेडी कर चुका है। मतलब अगर वो अपने आप से ज्यादा लेवल वाले कल्टीवेटर से भी फाइट करता है तो भी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। इस वजह से यांकाई इन सभी को चैलेंज कर देता है, क्योंकि 5 दिन में सिर्फ एक ही बार चैलेंज करने का मौका मिलता है, इसलिए यांकाई इस दिन को वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ वो बाकी डिसाइपल भी इस चीज के लिए मान गए थे, लेकिन लड़ाई में वो बहुत ही जल्दी हार जाते हैं। यांकाई सोचता है कि अगली बार मुझे किसी पावरफुल को चैलेंज करना होगा। यहाँ वो सारे डिसाइपल्स पिटने के बाद सीधा सुमो के पास पहुँच चुके थे। वो सुमो से कहते हैं कि यांकाई ने हमें फिर से पीटा, वो बहुत बुरा है, आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। जो सुनकर सुमो को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यांकाई बेवजह उसके साथियों को पीट रहा है। लेकिन तभी युनतियान आगे आते हुए कहता है कि उसे नहीं लगता कि यांकाई ने इन्हें खुद ब खुद पीटा होगा, जरूर इन्होंने ही उसे चैलेंज किया होगा। लेकिन इस पर सुमो की वो साथी कहने लगती है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, हमें पीटने का मतलब है कि वो सुमो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको उसको सबक सिखाना ही होगा। अभी सुमो को गुस्सा आ रहा था, लेकिन युनतियान जो कि उन सभी से सबसे ज्यादा समझदार है, वो सुमो को समझाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सेम स्कूल के हैं, इसलिए हमें इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना हम अभी तक लेते आ रहे हैं। उसकी बात सही थी, लेकिन सुमो को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसे किसी न किसी तरह से यांकाई को सबक सिखाना ही था। इस वजह से युनतियान खुद एक आइडिया उसे देता है। ये आइडिया क्या था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ यांकाई के पास आ गया था, जो कि अभी एक खास तरह की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। इस कल्टीवेशन में बॉडी के टेम्परेचर को सही तरीके से संभालते हुए यिंग और यांग एनर्जी में से यांग एनर्जी को निकालकर एब्जॉर्ब करना होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है।
इस बीच बॉडी एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है। अगर कल्टीवेटर उस लिक्विड को सही तरीके से यूज करते हुए अटैक करना सीख जाए तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स लॉन्ग रेंज में भी काम आते हैं। यांग काय भी अभी उसे सीखने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज में वो लगभग कामयाब होने लगता है, लेकिन अचानक ही उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। इस चीज से वो ये तो समझ जाता है कि वो यांग एनर्जी को देख सकता है और साथ ही एब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस चीज में उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहीं उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हीट अप हो चुकी थी कि वो संभाल नहीं पा रहा था। वो तुरंत ही जाकर एक पानी से भरे बकेट में अपना सर डाल देता है, क्योंकि उसकी बॉडी लाल हो चुकी थी। वो सोचता है कि उसे कल्टीवेशन नहीं रोकनी चाहिए, हालांकि वो जहाँ रहता है वहाँ यांग एनर्जी बहुत कम है। इस वजह से वो अपने घर की छत पर आ जाता है, लेकिन वहाँ भी यांग एनर्जी कुछ ज्यादा नहीं थी। यहाँ वो शाम तक कल्टीवेशन करता है, फिर भी उसे लगता है कि अभी भी उसे उतनी एनर्जी नहीं मिली जितनी वो एक दिन में एब्सॉर्ब कर सकता था। वो सोचता है कि अगले दिन वो मिस्टर मेंग से जाकर मिलेगा, लेकिन जब वो वापस अपने घर से नीचे उतर रहा था तभी उसे सामने से एक लाइट दिखाई देती है। ये लाइट किसी चीज की नहीं थी, असल में ये यांग एनर्जी है जिसे यांग काय देख पा रहा है। यांग काय तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। ये अगला दिन था। यांग काय देखता है कि ये असल में वही जगह है जहाँ पर सारे कैदियों को रखा जाता है। यांग काय इस जगह के कॉर्नर पर आता है जहाँ एक खाई थी। वहाँ नीचे हर तरफ गोल्डन एनर्जी फैली हुई थी। ये गोल्डन एनर्जी ही असल में यांग एनर्जी है। यांग काय तुरंत ही उस खाई के कोने पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। वो यहाँ बहुत सारी यांग एनर्जी एक साथ एब्जॉर्ब कर पा रहा था और इस चीज में उसकी बॉडी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हम देखते हैं कि उस एनर्जी के चलते वहाँ एक गोल्डन ड्रैगन क्रिएट होता है। यांग काय का ध्यान अभी उस गोल्डन ड्रैगन पर नहीं था, इस वजह से वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में जब उसकी कल्टीवेशन लगभग खत्म होती है तो वो खड़ा होता है और उस यांग एनर्जी से बने हुए लिक्विड को बॉडी में सर्कुलेट कर यूज करने की कोशिश करता है। वो अपनी फिंगर से उस लिक्विड को बाहर ला पा रहा था, जिसके अटैक से वो सामने रखे हुए एक बड़े से पत्थर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज से अभी वो ज्यादा ही खुश था, लेकिन वो महसूस करता है उसने इतनी सारी कल्टीवेशन की, जिसके बाद वो इतना थोड़ा सा यांग लिक्विड क्रिएट कर पाया। इसका मतलब ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बॉडी में क्रिएट होता है। उसे ये तभी यूज करना है जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो। हालांकि उसी दौरान वो नोटिस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो नोटिस करने के बाद उसने तुरंत ही हमला कर दिया था। ये कोई सीनियर एल्डर थे। ये यांग काय के अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उसके हाथ को काट देते हैं। उन्होंने ये अटैक इतनी फास्ट किए थे कि यांग काय अभी उन्हें देख भी नहीं पाया था। यांग काय तुरंत ही उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए माफी मांगता है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम जैसा इतना कम एज का लड़का इतनी जल्दी यांग लिक्विड को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करना सीख गया। साथ ही वो यांग काय को एडवाइस देते हैं कि उसे इतनी जल्दी हमला नहीं करना चाहिए, उसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उसके पीछे जो खड़ा हुआ है वो उसका दोस्त है या दुश्मन। यांग काय फिर से उनसे माफी मांगता है, लेकिन यांग काय उन्हें पहचाना नहीं था। वो पूछता है कि आप कौन हो सीनियर, जिस पर वो एल्डर बताते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं लिंगजियाओ पवेलियन का ही एल्डर हूँ, तुम मुझे एल्डर 11 कह सकते हो। यांग काय ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। वो सोचता है कि क्या लिंगजियाओ पवेलियन में कोई 11th एल्डर भी है। वैसे अभी वो एल्डर यहाँ यांग काय से कह रहे थे कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद आ गई। यांग काय पूछता है कि क्या वो मेरी तरह दिखते थे, जिस पर एल्डर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने भी बहुत कम एज में यांग लिक्विड को सर्कुलेट करना सीख लिया था। हालांकि यांग काय उनसे पूछता है कि इस जगह पर कैदियों को रखा जाता है, फिर इस जगह पर इतनी ज्यादा यांग एनर्जी कैसे है। इस पर एल्डर बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक ट्रैवलर आया था। उसने महसूस किया कि यहाँ बहुत सारे इविल्स हैं, जिसे उसने खत्म किया, लेकिन उन इविल्स का जो सोर्स था वो खत्म तो हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। पहला कारण यही है कि यहाँ इतनी ज्यादा यांग एनर्जी है, और दूसरा कारण ये है कि यांग एनर्जी बढ़ती रहती है। इस वजह से यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। कैदियों को रखने के लिए ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता, और वो जो ट्रैवलर था उसने बाद में लिंगजियाओ पवेलियन की शुरुआत की, जिससे यहाँ रहने वाले कैदियों को संभाला जा सके, और साथ ही यहाँ जन्म लेने वाली को इविल स्पिरिट्स पहले ही खत्म की जा सके। साथ ही यहाँ वो एल्डर यांग काय को इस खाई के नीचे बोर्ड हुए एक खास ट्रेजर के बारे में भी बताते हैं। यांग काय ये सुनकर हैरान था। वो पूछता है कि वो किस तरह का ट्रेजर है, पर एल्डर कहते हैं कि नहीं, आज के लिए मैंने तुम्हें बहुत चीजें बता दी, इसलिए अब हम फिर कभी बात करेंगे। इतना कहकर वो जाने लगे थे। जाने से पहले वो यांग काय से कहते हैं कि देखो, ट्रेजर के लालच में कहीं तुम उस खाई में मत चले जाना, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
एल्डर के जाने के बाद यांग काय को बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, लेकिन वो सोचता है कि एल्डर ने कुछ सोच समझकर ही मुझे मना किया होगा, इसलिए मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर वो वापस अपने घर की तरफ लौट आता है, जहाँ जब वो गेट तक पहुँचता है तो देखता है कि गेट पहले से खुला हुआ है। वो सोचता है कि शायद ये सूमो और उसके आदमी है, लेकिन अंदर आकर वो वहाँ जियाशन को देखता है। लेकिन यांग काय ने पहले भी उसे देखा है, लेकिन उसका नाम यांग काय को नहीं पता। यांग काय अभी हैरान था। वो कहता है कि आप कौन हो? जियाशन अभी उसके बेड पर सो रही थी। यांग काय की आवाज से वो जाग जाती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। वो यांग काय को अपना नाम बताती है। यांग काय अभी इस चीज से बहुत हैरान था कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर जियाशन बताती है कि दोपहर के समय ब्लैक विंड माउंटेन से एक शिकारी आया था। वो तुम्हें तोहफा देना चाहता था क्योंकि शायद तुमने कभी उसकी जान बचाई थी, लेकिन तब तुम यहाँ नहीं थे। इसलिए मैंने उससे वादा किया कि तुम जब तक यहाँ नहीं आते तब तक मैं उसके दिए हुए गिफ्ट का ख्याल रखूंगी, और तुम जब आ जाओगे तब तुम्हें ये देकर ही यहाँ से लौटूंगी। इतना कहकर वो बोलती है कि तुमने आने में सच में बहुत देर कर दी। यांग काय अभी पहली बार एक लड़की से बात करते हुए बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था। वो कहता है कि मुझे माफ करना, अगली बार से मैं लेट नहीं आऊंगा। पर ये कहने के बाद वो खुद से ही कहने लगता है कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। तभी जियाशन कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो। वो कहती है कि मैं सिर्फ ये गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर रुकी हुई थी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी यांग काय देखता है कि उस शिकारी ने यांग काय के लिए 2 कपड़े सिले थे और यही देने के लिए वो यहाँ तक आया था। यांग काय सोचता है कि सच में वो बहुत अच्छा था। अभी वो उन कपड़ों को रख लेता है। अभी जब वो सो रहा था तब उसके मन में एक बात आ रही थी, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, उसे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद वो यहाँ जियाशन के बारे में सोच रहा था। वैसे वहाँ बाहर भी अभी जियाशन यहाँ यांग काय के घर को ही देख रही है, मतलब वो वहाँ से गई नहीं थी। हालांकि इसके बाद अब सीन सीधा सुबह पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अभी अपने प्लान के मुताबिक युन तियान यहाँ बहुत सुबह ही यांग काय के घर के बाहर आ चुकी थी। वो अपने हाथ में एक लेटर लेकर आया था जो कि एक लव लेटर की तरह है। वो उस लेटर को यहाँ यांग काय के घर के बाहर रखता है, जिससे यांग काय उस जगह पर पहुँच जाए जहाँ के बारे में उस लेटर में लिखा है। यांग काय लेटर पढ़ते ही ये चीज समझ चुका था कि ये लेटर सूमो की तरफ से आया है, लेकिन फिर भी यांग काय को अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए वो वहाँ जरूर जाएगा। सीन चेंज होकर सीधा ब्लैक विंड माउंटेन के पास वाली जगह पर आता है, जिस जगह के बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था। यहाँ सूमो और उसके दोस्त अभी युन तियान का इंतजार कर रहे थे। युन तियान आकर बताता है कि उसने लेटर डिलीवर कर दिया। इस पर सूमो बहुत ही खुश था। वो सोचता है कि आज तो यांग काय को हम बहुत बुरी तरह से पीटेंगे और इस बार कोई भी रूल हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ वो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि ये जो जगह है ये फेंग्यू टार के अंदर आती है। ये उनके लिंगजियाओ पवेलियन से थोड़ा सा अलग है। इस कारण से यहाँ आकर यांग काय को कोई पीट देता है तो यांग काय उसकी शिकायत लिंगजियाओ पवेलियन में जाकर नहीं कर सकता, जब तक यांग काय को ये चीज पता ना हो कि उसे किसने पीटा है, और साथ ही जब तक यांग काय के पास कोई सबूत ना हो। वैसे अभी सूमो ये सोचकर बहुत ही खुश हो रहा था। तभी उनकी नजर वहाँ पीछे से आते हुए एक दूसरे डिसाइपल और उसके साथियों पर पड़ती है। उस डिसाइपल का नाम शाओ फेंग है और ये फेंग्यू टार का डिसाइपल है। इसने और सूमो ने साथ में ही दोनों अलग अलग जगह पर डिसाइपल बनने के लिए अप्लाई किया था। दोनों ही तब डिसाइपल बन गए, लेकिन शाओ फेंग ऑलरेडी अपने लेवल को सूमो से ज्यादा आगे पहुंचा चुका है। अभी उसके लेवल के बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब शाओ फेंग यहाँ आता है तो वो सूमो से कहता है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। सूमो, जो कि हमेशा सबसे टेढ़े मुंह से बात करता है, वो कहने लगता है कि तुम्हें इससे क्या, वैसे भी ये जगह ब्लैक विंड माउंटेन में आती है। यहाँ मैं कुछ भी करूँ तुम्हारी फेंग्यू टार को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब सूमो ऐसा कह रहा था तभी शाओ फेंग के पीछे से एक लड़की आगे आती है। अभी वो लड़की मीठी मीठी बातें करते हुए शाओ फेंग को भड़का रही थी। वो कहती है कि छोड़िए, इसको जाने दीजिए, आप इससे फालतू में फाइट करोगे और फिर आपको भी थोड़ी बहुत चोट आएगी। हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए थे और इससे हमारी ये बातचीत भी खराब हो जाएगी। जो सुनकर शाओ फेंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि सूमो अभी भी अपने बॉडी टेम्पर लेवल पर है, लेकिन मैं ऑलरेडी इस रियलम को पार कर युआन रियलम पर पहुंच चुका हूँ। ये कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जो सुनकर सूमो को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो लड़कर देख लो।
अभी वो लड़की यही चाहती थी, इसलिए वो फिर से मीठी मीठी बातें करते हुए शाओ फेंग को भड़काती है और उसे ऐसा महसूस कराने की कोशिश करती है जैसे कि वो उसे कमजोर समझ रही हो, जिससे शाओ फेंग गुस्से में आकर सुमो से फाइट करने लगे और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है क्योंकि शाओ फेंग यहाँ सुमो पर हमला करने लगा था। दूसरी तरफ युन तियान ये सारी चीज समझ चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सुमो बहुत गुस्से वाला है और अब उसने फाइट शुरू कर दी है। इसका मतलब ये फाइट होकर रहेगी। हालांकि वो अपने दोस्तों को अकेले पीटने नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ युन तियान और बाकी सारे सुमो के साथी भी हमला करने लगे थे, जिसके लिए वहाँ शाओ फेंग की तरफ के सारे डिसाइपल्स भी आगे बढ़कर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन वो सभी सुमो और उसके साथियों से ज्यादा लेवल पर थे, इसलिए यहाँ इनकी बहुत पिटाई होती है। अभी बाकी सारे डिसाइपल तो हार चुके थे, लेकिन सुमो फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहा था, जो देखते हुए शाओ फेंग उसे बहुत ही तेज पंच मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी सुमो यहाँ माफी भी नहीं मांगता और न ही उसे रुकने का कहता है। तब तक यांकाई भी वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन वो छिपकर सब देख रहा था। अभी जब शाओ फेंग फिर से सुमो के चेहरे पर पंच करने वाला था तो सुमो पंच हटाकर हंसने लगता है, जिससे शाओ फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी एनर्जी सर्कुलेट करते हुए सुमो पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करने लगता है। लेकिन वो ऐसा करे इसके पहले ही यांकाई ने वहाँ आकर उसे लात मारते हुए दूर हटा दिया था। अभी ये चीज देखकर सुमो हैरान था। वो कहता है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, लेकिन यांकाई अपने पवेलियन के डिसाइपल्स को इस तरह से पिटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। इतना कहते हुए वो शाओ फेंग से कहता है कि तुम हमारे पवेलियन के डिसाइपल्स को पीट रहे हो, ये चीज तुमने सही नहीं की। लेकिन वहाँ शाओ फेंग तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो तुरंत ही यहाँ यांकाई पर हमला करने लगता है, लेकिन यांकाई फिर से दूर हटा देता है। अभी शाओ फेंग जानता था कि यांकाई बहुत कम लेवल पर है, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन यांकाई ने उन्हें दूर हटा दिया था। बाद में शाओ फेंग सभी डिसाइपल से एक साथ हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी डिसाइपल यांकाई को घेरकर उसे पीटने लगते हैं। इससे यांकाई के मुंह से खून निकल रहा था। अभी सुमो को भी यांकाई की चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी यांकाई अपनी यांग एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी डिसाइपल्स को वहाँ से दूर फेंक देता है और इधर आकर शाओ फेंग पर हमला करने लग जाता है। अभी शाओ फेंग उसके हमले से हैरान था क्योंकि यांकाई के हमले बहुत पावरफुल थे, लेकिन तभी सुमो यांकाई को बताता है कि तुम्हारे हमले उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी युआन रेलम पर पहुंच चुका है। हालांकि यांकाई इस तरह से हार नहीं मान सकता, इसलिए यांकाई फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शाओ फेंग को हराकर ही रहेगा। इतना सोचकर वो भी हमला करते हुए अपनी यांग एनर्जी को अपने हाथ में सर्कुलेट कर एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिसकी मदद से उसने शाओ फेंग को हरा दिया था। इस चीज से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी वो लड़की जो कि अभी शाओ फेंग को भड़का रही थी, वो यहाँ यांकाई के पास आती है और कहती है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो। यांकाई कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ही इन सभी को भड़का रही थी और तुम्हारी ही वजह से ये फाइट शुरू हुई। लेकिन वो लड़की यांकाई का हाथ पकड़कर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो चोट आई है, मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती हूँ। लेकिन यांकाई अपना हाथ हटाने के लिए हाथ खींचकर उसे पीछे हटाता है, लेकिन इस बीच गलती से यांकाई का हाथ उस लड़की की चेस्ट पर टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की खुद ब खुद पीछे हट गई थी। खैर, यांकाई को भी ये चीज गलत लगती है, लेकिन वो बाद में वहाँ से वापस यहाँ सुमो के पास आ गया था। वो सुमो की तरफ हाथ बढ़ाता है। पहले तो सुमो थोड़ी अकड़ में था, लेकिन यांकाई ने उसकी मदद की है, इसलिए वो भी यांकाई से हाथ मिलाकर खड़ा हो जाता है। अभी दुश्मनी होने के बावजूद भी यांकाई ने इन सभी की मदद की थी, इसलिए शायद इनके बीच दोस्ती हो जाएगी। तभी हम वहाँ उस लड़की को देखते हैं। अभी वो स्माइल करते हुए कह रही थी कि इस लड़के का नाम यांकाई है, ये सच में एक इंटरेस्टिंग लड़का है, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में मेरी इससे मुलाकात जरूर होगी। हालांकि उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।